Good morning, students. Myself, Apisha Mandesh. Today we will start our new chapter, which is biotechnology. In this chapter, we will study about principles and processes of biotechnology. यानी बायोटेक्नोलॉजी किन किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, इसमें किन किन प्रोसेसेस का यूज किया जाता है और बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, किन किन बायो प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है इसके अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें जितने भी लिविंग सिस्टम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको डेवलप किया जाता है। ठीक है, उनका यूज़ किया जाता है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल सेल्स हैं और उनसे बनने वाले एंजाइम। हमें पता है कि जितनी भी सेल्स होती है, मेनली लिविंग सेल्स जो होती हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। तो उनसे जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, उन एंजाइम से कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना या कुछ ऐसी प्रोसेसेस बनाना जो कि ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। तो ये साइंस की ये ब्रांच जो है इन सबके साथ डील करती है, यानी ये ऐसी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस बनाती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और उनके डेरिवेटिव्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनसे बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मॉडिफाई करती है जिससे उनका एक स्पेशल यूज़ हो सके। जैसे कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, वैक्सीन होती हैं या फिर एंजाइम्स होते हैं जो आर्टिफिशियल एंजाइम होते हैं वो सब हमारे बायोटेक्नोलॉजी से ही तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो थी वो कार्ल इरेके ने दी थी। कार्ल इरेके हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1919 में 1919 में इस टर्म को दिया था, कार्ल इरेके ने। ठीक है, अब एक यूरोपियन फेडरेशन भी है बायोटेक्नोलॉजी की, उन्होंने भी बायोटेक्नोलॉजी की अपनी एक डेफिनेशन दी है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग, उनकी सेल्स और उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं, प्लस उनके जो मोलिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी जो मोलिकुलर केमिस्ट्री है, मोलिकुलर केमिकल्स होते हैं उनकी बॉडी में, जैसे डीएनए है, आरएनए है या फिर जो एंजाइम्स होते हैं, उन सब का इंटीग्रेशन है, यानी उन सबको मिक्सअप करके बायोटेक्नोलॉजी जो है कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाती है। नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को और मोलिकुलर कंपोनेंट्स को मिक्सअप करके उनका इंटीग्रेशन करके कुछ जो बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इन दोनों तीनों जितनी भी ये सारी चीज़ें होती हैं इन सबका एक इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी ये किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। मेनली ये दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग है जेनेटिक इंजीनियरिंग भी साइंस की ही एक ब्रांच है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो डीएनए और आरएनए का केमिकल नेचर है उसको मॉडिफाई किया जाता है। यानी हमें पता है डीएनए और आरएनए में बेस पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके केमिकल नेचर को चेंज किया जाता है, उसमें कुछ सुधार किए जाते हैं, आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं इनके केमिकल नेचर्स को, जिसको फिर एक ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हम कोई नई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या इंसर्ट करा रहे हैं तो उसको होस्ट कहा जाता है। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो किसी की बॉडी के अंदर रहता है तो उसको होस्ट कहा जाता है। ठीक है, जिसकी बॉडी के अंदर वो रह रहा है उसको होस्ट कहा जाता है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे होती है कि जिसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल को में चेंज करके जिसके अंदर भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है वो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। इससे क्या, इन टेक्निक्स को यूज़ करके क्या होता है, जो हमारा होस्ट होता है उसमें कुछ फिनोटिपिक चेंजेस आ जाते हैं। अब हमें पता है फिनोटिपिक चेंजेस होते हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आउटर अपीयरेंस को शो करते हैं, यानी मोर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे फिनोटाइप में आते हैं। दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप होते हैं जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है,
फिनोटाइपिक कैरेक्टर होते हैं जो कि हमारी आउटर अपीयरेंस को शो करते हैं। तो इससे क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से जब हम होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उससे उसकी फिनोटाइप में चेंजेस आ जाते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि डीएनए के एक पार्ट को कट किया गया है, फिर उसमें एक नया डीएनए एंटर कराया गया है, थोड़ा सा पार्ट, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। रिकॉम्बिनेंट मीन टू से जिसको दोबारा से कंबाइन किया गया है, जिसमें अलग से कुछ ऐड किया गया है। अगर हम अलग से कोई पार्ट ऐड कर रहे हैं तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कि उसकी केमिस्ट्री में भी चेंज आएगा, जिससे हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, यानी जिसके अंदर हमने ऐड किया है, सपोज प्लाज्मिड जो है, ये हमारा प्लाज्मिड है, इसके अंदर हमने इतना पार्ट किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए का एंटर कराया है, तो इसको, और बाकी ई कोलाई का हमने जेनेटिक मटेरियल लिया है, इन सबको एक ही सेल में एंटर कराया गया है। वो इसलिए कराया जाता है जिससे कि इनके अंदर रिकॉम्बिनेंट हो सके, यानी ये रिकॉम्बिनेशन हो सके इनके अंदर, और डीएनए में रेप्लिकेशन हो सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कॉपीज बन सके। ठीक है। सेकंड होता है स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो केमिकल इंजीनियरिंग है उसमें हम बहुत सारे माइक्रोब्स की ग्रोथ कराते हैं, क्योंकि उन माइक्रोब से ही हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो कि ह्यूमन के लिए यूज़फुल है, या जिनको हम वैक्सीन बनाने में यूज़ करते हैं। तो इसमें हाइजीन मेंटेन करना, साफ़ सफाई रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें पता है गंदगी पे कुछ और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो इसलिए हाइजीन को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जिससे कि सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हो जिनकी हमें ज़रूरत है, और उन ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेवलपमेंट हो, जिससे कि हम उनसे बायोटेक्नोलॉजिकल जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एंटीबायोटिक है, वैक्सीन है, एंजाइम्स है, ये सब हम प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट होते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है हमारी, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं उसमें क्या क्या बेसिक स्टेप होते हैं। बेसिक स्टेप होते हैं उसमें सबसे पहले होता है कि उसमें डीएनए का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, यानी हमें एक ऐसा डीएनए चाहिए जिसमें हमें डिज़ायरेबल जीन चाहिए, मतलब हमें जिस तरह के जीन चाहिए, जिस अच्छे कैरेक्टर्स के जीन चाहिए, हम उस डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है। फिर उस डीएनए को हम, सेकंड आप देख सकते हो, उस डीएनए को हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे इसमें कराया गया है। ठीक है। उस डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसका मेंटेनेंस किया जाता है, और ये देखा जाता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तभी उससे बहुत सारे जीन्स बनेंगे, जिनको हम दूसरे ऑर्गेनिज्म, जिनको हम दूसरे जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई लिविंग सेल है उसमें ट्रांसफ़र करके हम उससे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स। किन किन टूल्स का यूज़ किया जाता है? सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, और कम्पिटेंट होस्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करेंगे। 1963 में 2 एंजाइम्स डेवलप किए गए थे, जो कि ये माना गया था कि ये बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इनको ई कोलाई से आइसोलेट किया गया था। ठीक है। तो इनमें सबसे पहला एक एंजाइम आता है डीऑक्सी एडिनोसिन मिथाइलेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए में। जब भी रेप्लिकेशन होता है तो ये उस पर मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ऐड होने से ही उसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। दूसरे एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को कट करते हैं, इनको न्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। न्यूक्लियस। ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, यहाँ पे शो किया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये 2 तरह के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? वो डीएनए को कट, जैसे ये एंड पे कट करता है, जैसे ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है तो उनको यहाँ से एंड से कट कर देता है। ठीक है। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, ये डीएनए को सिर्फ उस जगह से कट करता है जहाँ से हमें ज़रूरत है। सपोज हमें डीएनए के स्ट्रैंड्स को यहाँ से कट करना है, तो उसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करेंगे। ठीक है।
अब सबसे पहला जो एंडोन्यूक्लियस मिला था वो मिला था हिंद सेकंड, ठीक है। हिंद सेकंड जो है ये बैसिलस बैक्टीरिया से निकाला गया था सबसे पहले, ये बैसिलस बैक्टीरिया में मिला था। दूसरा है हमारा इकोआरआई, ये निकाला गया था इस्चेरिचिया कोलाई से। ये जो नॉमिनेशन करते हैं इनका एंजाइम्स का, वो किस बेस पे किया जाता है? जैसे कि इस्चेरिचिया कोलाई से ये एंजाइम हमारा निकाला गया है, तो इसमें सबसे पहले उसके जीनस का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। जैसे इस्चेरिचिया है उसमें ई फर्स्ट लेटर है, फिर जो उसका स्पीसीज होती है 2 लेटर उसके ले लेते हैं, इको, ठीक है। आर होता है हमारा, आर ले लिया हमने स्ट्रेन जो इसमें यूज किया गया है, ठीक है, इसकी कलरिंग के लिए जो यूज किया गया है, यानी इसमें किस तरह का स्ट्रेन प्रेजेंट था बैक्टीरिया में। फिर आई, ये आई नहीं, ये फर्स्ट है। ये जो लेटर होता है ये रोमन लेटर यूज होते हैं और ये सीक्वेंस को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि किस नंबर पे किस एंजाइम का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो हिंद सेकंड है, इसका डेवलपमेंट या इसकी खोज जो है वो सेकंड नंबर पे हुई, तो इसमें हिंद सेकंड रख दिया गया। ऐसे ही इको आर फर्स्ट जो है इसकी खोज सबसे पहले हुई, तो इसका नाम इको आर फर्स्ट रखा गया। इस तरह से इनका नॉमिनेशन किया जाता है। अब आर ये जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब है कि दोनों ही स्ट्रैंड पे सेम बेस पेयर्स हों, यानी जब भी हमें कट करना होता है डीएनए को, तो उसमें ये देखा जाता है कि दोनों जो स्ट्रैंड हैं, अपोजिट स्ट्रैंड जो हैं, उन पे बेस पेयर की रीडिंग सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारे 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए की, 5' 3' 5'। अगर यहाँ पे सीक्वेंस है GATCC, ये हमारा सीक्वेंस है, तो यही सीक्वेंस यहाँ पे होना चाहिए GATCC, ये सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। तभी ये इसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं, और इनका जो आइडेंटिफिकेशन करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का, वो हमारा आर ही करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये दोनों ही स्ट्रैंड पे कट लगाता है, ठीक है। इस स्ट्रैंड पे जहाँ कट लगाएगा उसी ऊपर वाले स्ट्रैंड पे भी वहीं कट लगाएगा, जिससे क्या होता है इनके जो एंड्स होते हैं वो स्टिकी बन जाते हैं। स्टिकी मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और उनका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमने ये डीएनए लिया किसी भी लिविंग सेल का, ये इकोआरआई का डीएनए फ्रेगमेंट लिया, हमें इन दोनों को जोड़ना है एक साथ। तो सबसे पहले हम जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उससे हम कट लगाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से कट किया, इसको यहाँ से कट किया, ठीक है। उसके इसको यहाँ से और इसको यहाँ से कट करने के बाद लाइगेज एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है लाइगेज, जो कि डीएनए के स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम करता है। वो एंजाइम इन स्ट्रैंड्स को आके जोड़ देता है, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है, यानी जिसमें कॉम्बिनेशन किया गया है। नेक्स्ट, जब डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है और आइसोलेट किया जाता है, यानी उनको उनके साइज के बेस पे, क्योंकि डीएनए के सारे साइज इक्वल तो कट होते नहीं है, कोई छोटा कट हो जाता है, कोई बड़ा कट हो जाता है, तो उसके लिए उनको अलग भी करना होता है। इसके लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, सबसे पहले डीएनए का फ्रेगमेंट, डीएनए का जो सैंपल है जिसको हमने फ्रेगमेंट्स में कट किया है उसको लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके जो जितने भी नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। उसमें एक मेथड का यूज़ करते हैं, एक मीडियम लेते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मीडियम लेते हैं, जिसमें एक तरफ कैथोड होता है एक तरफ एनोड होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डीएनए है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर एक ये अगारोज की बनी हुई प्लेट होती है, इसके अंदर अगारोज जेल भर दिया जाता है। अगारोज हमारा एक जेल होता है,
उसको भर देते हैं। अगारोज ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि अगारोज जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकता है। इसके साथ साथ इसमें, क्योंकि ये एक नेचुरल पॉलीमर भी होता है डी गैलेक्टोज का और एल गैलेक्टोज का, जिसको सीवीड से तैयार किया जाता है, रेड सीवीड से इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें करंट पास की जाती है, जिससे करंट पास करने से क्या होता है, डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनोड की तरफ मूव करने लगते हैं, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से डीएनए के सेगमेंट इकट्ठे हो जाते हैं साइज के अकॉर्डिंग। जो शॉर्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे रहते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो पीछे रहते हैं। ठीक है, अब वो फ्रेगमेंट्स के साइज के अकॉर्डिंग इस पे अरेंज हो जाते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में एक्सपोज किया जाता है। पहले तो इनमें इथिडियम ब्रोमाइड डाला जाता है स्टेनिंग के लिए, जिससे कि इनमें कलर आ सके। इथिडियम ब्रोमाइड मिक्स करने के बाद इनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में रखा जाता है। ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो ऑरेंज कलर के बैंड बना लेते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि उसमें ऑरेंज कलर के बैंड बन जाते हैं। ये जो बैंड होते हैं इससे हम ये पहचान कर लेते हैं कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, फिर इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया जाता है, कट किया जाता है, और जेल पीस, ये जिस एगारोज जेल पीस में हमने इनको डाला था उससे अलग किया जाता है। इस स्टेप को इल्यूशन कहते हैं, यानी जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको जेल से अलग करने का जो स्टेप होता है उसको इल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें मिले हैं, जो हमने यहाँ से निकाले हैं, वो प्योरीफाई होते हैं, एकदम प्योर होते हैं, और फिर उनको हम क्लोनिंग फैक्टर्स में जोड़ सकते हैं, जिससे हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। जो मीडियम है इसमें वो सीव की तरह काम करता है। यहाँ आप देख सकते हो इसमें हम अगारोज जेल का यूज करते हैं जो कि नेचुरल पॉलीमर है, इसको सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जो मीडियम है जिसमें अगारोज जेल हमने भरा है ये सीव की तरह, यानी एक तरह से छलनी की तरह काम करता है, जो कि डीएनए को सेपरेट कर देता है उसके साइज के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने इथिडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन कराया, जिससे कि ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आ गए, और फिर उन बैंड्स को सेपरेट कर लिया गया, जिसको हम इल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये जो प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम क्लोनिंग वेक्टर के अंदर वापस से जोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लोनिंग वेक्टर, जिसकी हम बात